नमस्कार बच्चों, आपकी हेल्प के लिए संजीव डेस वर्क का ये पहला मॉडल पेपर हल किया जा रहा है। जल्द ही 9 मॉडल पेपर और डाल दिए जाएंगे। हो सका तो एक्सीलेंट के मॉडल पेपर भी डालने की कोशिश की जाएगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 है। मॉडल पेपर फर्स्ट है अपना। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 13 होंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 होंगे, लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होंगे वो 12 होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 होंगे जिसमें थोड़े बड़े उत्तर लिखने होंगे, निबंधात्मक प्रश्न 2 होंगे, मानचित्र हमारे 2 होंगे, एक भारत का मानचित्र, एक विश्व का मानचित्र। टोटल समय 2 घंटे 45 मिनट का होगा। पूर्णांक हमारा 56 होगा, यानी 56 नंबर का पेपर होगा। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी है? रेट जेल ने। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? औद्योगिकरण। निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? अंगूर। टोटल पेपर हमारा 56 नंबर का होगा। ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 13 प्रश्न जो एक एक नंबर के होंगे। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? मैंगनीज। विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? लंदन। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1872 में। भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूँ। अभी जो वर्तमान में फसल हमारे खेतों में उगी हुई है वो रबी की फसल है, बाकी फसलें खरीफ की हैं। निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग बॉक्साइट के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है बॉक्साइट का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है उसे योजक कहते हैं। भारत का चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। ये अपने रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है। ये 4 प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध जल संसाधन के संरक्षण से है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। और भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? उसमें 6 है, वो दिखाई नहीं दिया उस जगह, आप सही कर लें। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रतिकृष कारकों के 2 उदाहरण लिखिए। बेरोजगारी और प्रतिकूल जलवायु, ये दोनों कारक हैं। विवर्त खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? क्योंकि इसमें सुरक्षात्मक जो उपाय होते हैं, उपकरण हैं, उन पर अतिरिक्त खर्च कम होता है, उत्पादन शीघ्र और अधिक भी होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई एक अंतर लिखना है। ये तीसरा प्रश्न है अपना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन है, निजी क्षेत्र के निजी व्यक्ति के। खंड ब में लघुत्तरात्मक प्रश्न है। संभववाद को स्पष्ट कीजिए। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक अभूत दृश्य की रचना करते हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप स्पष्ट रूप से सर्वत्र दिखाई देती है। ये फ्रांसीसी विद्वानों ने इसे संभववाद के नाम से संबोधित किया था। आपके अनुसार नवनिश्चयवाद क्या है? नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रकृति और मानवीय क्रियाओं के मध्य एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है और इसके बीच समन्वय बनाने के लिए अन्यथा में कमी बनानी चाहिए, नहीं तो पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाएंगी और पर्यावरण को काफ़ी हानि हो सकती है। मानव बस्ती को परिभाषित करना है। मानव के उस संगठित निवास स्थान को बस्ती कहा जाता है जिसमें उसके रहने अथवा प्रयोग करने भवनों, उसके आवागमन के मार्गों को भी सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों की समस्या को दूर करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाएं। ग्रामीण बस्तियों में बड़ी टंकियों का निर्माण कर घर घर तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। प्रत्येक घर में शौचालय और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक बस्ती में विद्यालय होना चाहिए। चिकित्सालय का निर्माण भी किया जाना चाहिए। ये ग्रामीण बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए उपाय थे 3।
प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। प्रवास के 2 प्रमुख कारण हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, इसमें बेहतर सुविधाओं के लिए ग्रामीण जनसंख्या है वो नगरों की तरफ चली जाती है, प्रवास करती है। और प्रतिकर्ष जो कारक होता है उसमें एक व्यक्ति है वो अपना निवास स्थान छोड़ने को बाध्य होता है, उसे बाध्य किया जाता है तभी वो छोड़ता है। जैसे गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए, भूकंप आ जाए तो उसे छोड़ना पड़े। भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। भारत में ये बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं और रेगिस्तान में उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां जल संसाधनों का अधिक सुविधा होती है। नागालैंड और बुंदेलखंड में पाई जाती है। आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया? अंग्रेजों के आवागमन का मुख्य कारण ही व्यापार था। उन्होंने तटीय स्थानों पर नगरों का विकास किया ताकि वे समुद्री मार्ग से जहाज़ों के माध्यम से वस्तुओं को भारत में ला सके और उन वस्तुओं को बाहर भेज सके। साझा संपत्ति संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। साझा यानी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, सब पूरे समुदाय की संपत्ति है वो। इसके अंतर्गत सम्मिलित जो भूमि है वो समुदाय के उपयोग हेतु राज्य की सरकार के स्वामित्व में होती है और इन संसाधनों के उपयोग हेतु सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है तथा इसके कुछ विशेष कर्तव्य भी होते हैं, जैसे सामुदायिक भवन हो गया, सामुदायिक चारागाह हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में तालाब हो गए, सार्वजनिक हमारी स्कूल हो गई, हॉस्पिटल हो गए, सब स्थल होते। जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? धरातलीय और भूमिगत जल दोनों को कुछ बचाने के लिए कुशल प्रबंधन की जो व्यवस्था होती है उसे जल संभर कहते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। जो जलमार्ग हैं और उनका विस्तार है उनको सुमेलित करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है उसको इलाहाबाद हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 2 को सदिया धुबरी विस्तार करना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को कोटापुरम कोल्लम विस्तार से जोड़ना है। बड़ी लाइन और मीटर लाइन में अंतर स्पष्ट करना है। बड़ी लाइन को ब्रॉडगेज लाइन भी कहा जाता है और इसके पटरियों के बीच की दूरी 1.616 होती है, जबकि मीटर लाइन को मीटर गेज भी कहते हैं और इनके मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देना है अपन को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल कर रहे हैं अपन, इनमें थोड़ा उत्तर बड़ा लिखना होगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? भारत में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। हमारे चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमें देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी चिकित्सा पर्यटन की सुविधाओं का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। भारत को अपनी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास करने चाहिए। हमें चिकित्सकों और अन्य जो सहायक स्टाफ होता है, कर्मी हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करनी होगी। विशेष रूप से शल्य चिकित्सकों, ये शल्य नहीं है, शल्य चिकित्सक यानी जो ऑपरेशन करने वाले कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि करनी होगी। कच्चे माल पे आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, लगभग 5 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कृषि आधारित उद्योग में जैसे भोजन तैयार करने वाले जो भी उद्योग हैं, शक्कर है, अचार, मसाले, रबड़ उद्योग, ये सब आते हैं। खनिज आधारित उद्योग, इनमें खनिजों के कच्चे माल का उपयोग करके, जैसे तांबा, एल्युमिनियम का प्रयोग करके, लोहे का उपयोग करके। रसायन उद्योग, इस प्रकार के उद्योग में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। वन उद्योग, इसमें वनों से प्राप्त होने वाले जो कच्चे माल हैं उनका उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना लिया। रबड़ उद्योग, बांस उद्योग, लाख उद्योग वनों से प्राप्त हो जाते हैं। पशु आधारित उद्योग, जैसे पशुओं से प्राप्त होने वाले कच्चे माल से, जैसे चमड़ा प्राप्त हो गया तो चमड़ा उद्योग, पशुओं के से और अन्य कई प्रकार के उद्योग। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 18 का प्रश्न है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषता बतानी है। सभी मानव जाति और अन्य प्राणियों के लिए पेयजल हेतु पर्याप्त एवं शुद्ध जल उपलब्ध होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में पेयजल का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं हो
वहाँ बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा पीने का पर्याप्त शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सतह जल, सत्य नहीं है ये, सतह जल यानी भूमि के ऊपर का जल, सतह जल और भौम जल यानी भूमि के अंदर का जल, दोनों की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से होनी चाहिए तथा जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी 2002 में, उसकी प्रमुख विशेषता हमने बात की है। अब निबंधात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्न हमारे 3 होंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो आर्थिक कारक हैं उनको बताना है। खनिज खनन औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती हैं, अतः कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं रोजगार के लिए और जनसंख्या संघन हो जाती है। नगरीकरण भी प्रभावित करता है। उत्तम किस्म की नगरीय सुविधाओं के कारण भी लोग नगरीय जीवन की ओर आकर्षित होते हैं, इस ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर चले जाते हैं। औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, ये बेटियां नहीं है, बेहतर रोजगार उपलब्ध कराता है, तो बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है, तो लोग उधर चले जाते हैं। 20 का प्रश्न है हमारा, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार का वर्णन करना है। लौह इस्पात उद्योग से भारत में अर्थव्यवस्था का एवं अन्य उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। यहाँ कच्चा माल स्रोतों के निकट लौह इस्पात उद्योगों का विकास हुआ और प्रमुख लौह इस्पात उद्योग जैसे कई हैं, निम्न हम बता सकते हैं। टाटा लौह इस्पात कंपनी मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के समीप है। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, ये भारत का पहला कारखाना हीरापुरा में लगाया गया था। दूसरा कुल्टी में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स मसूर लोहा और इस्पात वर्कर्स था। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में लगाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र ये कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। इस संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई। प्रश्न क्रमांक 21 से 22 मानचित्र कार्य से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। एक में भारत का मानचित्र पूछा जाएगा और एक में विश्व के मानचित्र। अब इसमें दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न संघन जनसंख्या वाले देश बताने हैं। पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, पश्चिम में है भारत के। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, सबको पता है, पड़ोसी देश है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया भारत के पूर्व में है, ये एक द्वीपीय देश है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दिखाना है। भीलवाड़ा जो राजस्थान में है, बड़ोदरा जो गुजरात में है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। इसलिए 4 नंबर का हमारा मानचित्र होगा।